हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था ऊष्मा इंजन के बारे में। ऊष्मा इंजन वो होता है जो ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर देता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा इंजन। सबसे पहला ऊष्मा इंजन किसने बनाया था? कार्नो ने। तो कार्नो का ऊष्मा इंजन में पढ़ रहे थे, कार्नो का ऊष्मा इंजन सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से कार्नो ने ही ऊष्मा इंजन बनाया था। तो इसको अपन चार भागों में, चार इसके होते हैं, चार इसके फैक्टर होते हैं, यानी कि चार भाग होते हैं ऊष्मा इंजन के। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत एक तरह से ऊष्मा का भंडार है, जहाँ से अनलिमिटेड ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमने दिखाया है ऊष्मा इंजन। इसका ताप मान लीजिए T1 केल्विन। ऊष्मा स्रोत है जिसकी धारिता अनंत होती है। अनंत धारिता होने का मतलब है इससे कितनी भी ऊष्मा ग्रहण की जाए इसका ताप T1 केल्विन नियत ही रहेगा, यानी घटेगा नहीं। तो पहला भाग ये ऊष्मा स्रोत हो गया। दूसरा जो भाग होता है वो है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ वो होता है जो स्रोत से ली गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। इस कार्यकारी पदार्थ को एक सिलेंडर में लेंगे। ये एक सिलेंडर है जिसकी दीवारें और घर्षण रहित पिस्टन पूर्णतया ऊष्मा का संचालक है। पिस्टन लगा हुआ है ऊपर नीचे खिसकाने के लिए। इस सिलेंडर के अंदर हम उस पदार्थ को भरेंगे जो ऊष्मा को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सके। कार्नो ने जो ऊष्मा इंजन बनाया उसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में किसको लिया? आदर्श गैस। आदर्श गैस तो जानते हैं काल्पनिक है और इंजन में थ्योरेटिकल है, कल्पना है। तो ये जो दीवारें हैं इसकी उसमें विचालक है, यानी यहाँ से ऊष्मा का लेन देन नहीं होगा। केवल ये तल सुचालक है, ये वाला तल भी और ये वाला तल भी उसमें सुचालक है, यानी यहाँ से ऊष्मा ली जा सकती है। बाकी अगल बगल से ऊष्मा नहीं ले सकते। ये पिस्टन भी घर्षण रहित और ऊष्मीय विचालक है। घर्षण रहित ऊष्मीय विचालक पिस्टन। नीचे तल चालक है जहाँ से ऊष्मा ले सकता है। तीसरा जो भाग है वो है कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड क्या होता है? ये पूर्णतया कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। टोटल इकाई का बना है कुचालक पदार्थ का। कुचालक स्टैंड। और चौथा जो भाग है वो है ऊष्मा सिंक। सिंक का मतलब होता है जो ऊष्मा ग्रहण करता है। स्रोत तो वो है जो ऊष्मा प्रदान करता है। सिंक क्या होता है? जो ऊष्मा ग्रहण करता है, जिसमें ऊष्मा विसर्जित की जाती है। ये क्या है? ऊष्मा सिंक। इसका ताप T2 केल्विन। उच्च ताप पे होता है, ये निम्न ताप। तो यहाँ जो ऊष्मा विसर्जित करनी है वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के कार्नो का जो ऊष्मा इंजन था उसके चार भाग हैं। पहला ऊष्मा स्रोत जो क्या होता है? ऊष्मा का अनलिमिटेड भंडार। इसकी ऊष्मा धारिता अनंत है। T1 केल्विन ताप पर कितनी भी ऊष्मा से ग्रहण की जाए इसका ताप T1 ही रहेगा, घटेगा नहीं। दूसरा जो भाग है वो कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ वो होता है जो
ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके उसे कार्य में परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस को एक सिलेंडर में लिया गया है जिसकी दीवारें, उसमें कुचालक पत्तल कैसा है, उसमें सुचालक है, और इसमें घर्षण रहित उसमें कुचालक पिस्टन लगा हुआ है। तीसरा भाग कुचालक स्टैंड है, ये पूरी तरह से कुचालक है। और चौथा भाग ऊष्मा सिंक है जहाँ शेष ऊष्मा को विसर्जित किया जा सकता है। इसकी भी धारिता अनंत है। अनंत धारिता का मतलब इसको कितनी भी ऊष्मा दे दो इसका ताप T2 केल्विन बढ़ेगा नहीं, नियत रहेगा। अब इसकी जो विधि है हमें वो करनी है, उसको हम कहते हैं कार्नोट चक्र। कार्नोट चक्र का मतलब है ऊष्मा इंजन की क्रिया विधि। ऊष्मा इंजन की क्रिया विधि। कार्नोट चक्र जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। आधारित है उत्क्रमणीय। रिवर्स वन जो होता है अपन समझते हैं इसको। क्रमणीय का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रक्रम जिसे विपरीत क्रम में उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए संपन्न कराया जा सके जिन अवस्थाओं से गुजरते हुए सीधे क्रम में संपन्न कराया गया था। क्रमणीय मतलब होता है कि वापस उसी रास्ते पर अपन जा सके जिस रास्ते से आए थे, यानी कि प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट करके अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए किसी इकाई की अवस्था में परिवर्तन किया जाए और फिर वापस उस अंतिम अवस्था से विपरीत क्रम में उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सके, उसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम या कार्नोट चक्र या कार्नोट प्रक्रम भी कह सकते हैं इसको अपन, क्योंकि ये जो इंजन बनाया गया है कल्पना जो है कार्नोट की है, इसलिए कार्नोट चक्र या कार्नोट प्रक्रम कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। चक्रीय प्रक्रम भी कह सकते हैं इसको। तो इस प्रक्रम को हमें 4 चरणों में समझना है। कार्नोट चक्र के 4 स्टेप होंगे, 4 चरण होंगे। उन 4 चरणों में हम इसको समझ सकते हैं। पहला चरण है समतापीय प्रसार। सबसे पहले क्या करना है? समतापीय प्रसार करना है, और इसके लिए हमें ग्राफ भी दिखाएंगे। दाब और आयतन में ग्राफ भी करना है। दाब P और आयतन B, ये भी वक्र बनाएंगे। तो पहला जो प्रसार है समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार आप अच्छे से जानते हो, 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स नहीं की सेकेंड ईयर में ही है ये, इससे पहले केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। फिजिक्स में 11th में है, केमिस्ट्री में शायद 11th या 12th में पढ़ी है, और सेकेंड ईयर में भी है थर्मोडायनेमिक्स। तो समतापीय का मतलब ऐसा प्रसार जिसमें ताप क्या रहे? नियत रहे, समान रहे, ताप चेंज नहीं हो, उसे कहते हैं समतापीय प्रसार। पहले स्टेप के लिए क्या करना है? ये कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को उठाकर हम रख देंगे ऊष्मा स्रोत के ऊपर। कहाँ रख देंगे? ऊष्मा स्रोत के ऊपर। और जैसे ही ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखेंगे, सिंपल सी बात है कि ये जो कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस ली है वो स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करेगी। इस गैस का क्या होगा? प्रसार। और प्रसार जब होगा धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर खिसकाएंगे, गैस का प्रसार होगा। समतापीय प्रसार जो होता है वो स्लो होता है, धीमे धीमे, धीमा धीमा होता है। धीरे धीरे पिस्टन ऊपर खिसकेगा तो आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो मान लीजिए प्रारंभिक आयतन जब था, स्टार्टिंग में प्रारंभिक ताप V1, आयतन V1, इसको हम इस वक्र में भी दिखा रहे हैं। V1 ताप हो गया और ये ताप आयतन V1। समतापीय प्रसार हुआ, यानी आयतन में क्या हो गई? वृद्धि। आयतन में क्या हो गई? वृद्धि। तो दाब में क्या होगी? कमी। इस वक्र को हम यहाँ प्रसार को हम
इस दौरान ताप क्या रहेगा? नियत। T1 ताप क्या रहेगा? नियत। यहाँ से यहाँ तक ताप क्या है? T1 है, नियत है। इसको हम A अवस्था लिख देते हैं और इसको B अवस्था। B अवस्था में ताप हो गया P2 और आयतन हो गया B2। वक्त में हमने निकाल दिया ये आयतन B2 और ताप हो गए P2। ठीक है। A से B तक क्या हो गया? समतापीय प्रसार हो गया। A से B तक जो हमने दिखाया है वक्त में वो क्या है? समतापीय परिवर्तन को शो कर रहा है। यानी प्रारंभिक अवस्था में इसका ताप T1 आयतन B1 था। जब हमने इसको यहाँ रखा तो ताप तो पूरे क्रम में नियत रहेगा T1 और आयतन बढ़ गया तो B2 हो गया और दाब घट जाएगा, कितना हो गया? P2। और पूरे चक्र के दौरान पूरे प्रसार में ताप क्या रहेगा? नियत। तो इसको हमने वक्र AB से दिखा दिया। अब इस समतापीय प्रसार में निकाय द्वारा कार्य ज्ञात करना है। समतापीय प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य पिछली वीडियो में बताया है, कैसे निकालते हैं? समाकलन T dV, लिमिट आयतन का अनुपात बड़ा अपना B1 से B2 तक। इस T का मान हम कैसे लिखें? क्योंकि आदर्श गैस अपनी वही है, आदर्श गैस अवस्था समीकरण हम लगा सकते हैं। आदर्श गैस अवस्था समीकरण से PV बराबर क्या होता है? RT। R तो नियतांक नहीं, PV कैसा लगा हमें? नियत। PV बराबर क्या होगा? नियत। PV बराबर क्या है? नियत। PV बराबर नियत है तो नियत की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? अब इसका जो अपन अवस्था समीकरण लिखेंगे तो PV बराबर नियत या PV बराबर RT लिखते हैं अपन। P बराबर क्या लिख सकते हैं? RT/V। या P बराबर क्या लिख सकते हैं? RT/V। तो ये भी लिख सकते हैं अपन। तो ये ताप यहाँ पर क्या आएगा? इस दौरान T1, T की जगह क्या हो गया? T1। इस कार्य को हम W1 लिखते हैं। W1 बराबर समाकलन लिमिट V1 से V2 R T1/V dV। R और T1 नियत है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर हो जाएंगे तो इसको अपन बाहर निकाल देते हैं। W1 बराबर क्या हो गया? RT1 को हमने बाहर ले लिया। या RT1 के लिए हम नियत भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो हमें तो केवल इसका क्या करना है? या n मोल के लिए अपन इसको n भी यूज कर सकते हैं, n भी लिख सकते हैं इसकी जगह। 1 मोल के लिए n बराबर एक होता है, n मोल के लिए n nRT1 और 1/V का समाकलन हो गया log V और लिमिट हो गई V1 से V2। W1 बराबर कितना हो गया? nRT1 लिमिट रखेंगे log V2 माइनस log V1 और log की प्रॉपर्टी से W1 बराबर हो गया nRT1 log V2/V1। W1 बराबर आ गया nRT1 log V2/V1। इसमें नेचुरल लॉग है तो e लगाते हैं। इसको अगर 10 रेशियो में देंगे 2.303 nRT1 log बेस 10 हो गया V2/V1। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। समतापीय प्रसार में किया गया कार्य होगा T1 तापमान। आप T1 नियत है, आयतन में V1 से V2 तक परिवर्तन हुआ है। तो ये तो पहला चरण हो गया, इसमें हमने क्या किया है? समतापीय प्रसार किया है। अब दूसरा जो चरण होगा, द्वितीय चरण, यहाँ लिखते हैं सेकंड चरण। द्वितीय चरण में क्या होगा? वृद्धोष्म प्रसार। अब क्या करना है इसके बाद? सेकंड चरण में अपने को वृद्धोष्म प्रसार। वृद्धोष्म मानी क्या होता है?
बिना ऊष्मा लिए दिए प्रसार, यानी निकाय ना तो ऊष्मा लेगा और ना देगा। इसके लिए क्या करना है, इस सिलेंडर को उठाकर कुचालक स्टैंड पे रख दीजिए। स्रोत से उठा के रख दिया स्टैंड पर, और चूंकि अभी प्रसार करना है अपने को, प्रसार का मतलब आयतन में क्या करनी है, वृद्धि, तो धीरे धीरे को जब तेजी से पिस्टन को ऊपर उठाएंगे, तो दोष में जो होता है वो तेजी से संपन्न होता है। क्योंकि धीरे धीरे करेंगे ताप नियत रहेगा, तेजी से करेंगे तो अचानक ताप में भी आएगी कमी और ऊष्मा लेन देन नहीं हो पाएगा। जल्दी से करेंगे तो ऊष्मा लेने का समय नहीं मिलेगा। इस प्रचालक स्टैंड में जब रख देंगे, तीनों तरफ से विभाग प्रचालक नहीं, यहाँ प्रचालक, यहाँ प्रचालक, नीचे से प्रचालक हो गया, तो ऊष्मा लेने देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना तो ये ऊष्मा ले सकता है इससे और ना इसको दे सकता है प्रचालक स्टैंड। ये भी तो पिस्टन को जैसे ही तेजी से ऊपर खींचेंगे, गैस का क्या होगा, तो दोष में प्रसार होगा, तो आयतन में फिर से वृद्धि हो गई। इस परिवर्तन को हम इस ग्राफ में दिखा रहे हैं, तो आयतन मान लो नाम है B3 पर हो गया। इस क्रम को हमने सी अवस्था में दाब B3 और आयतन B3 हो गया। ये B3 हो गया आयतन और दाब क्या हो गया, B3। इस दौरान ताप घटने क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्योंकि दोष में प्रसार जो होता है ऊष्मा लिए बिना, डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W होता है ऊष्मागति के फर्स्ट नियम से। ये अगर 0 है तो du प्लस डेल्टा W, यानी डेल्टा W बराबर माइनस du, यानी कार्य जो होगा उससे आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, और आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो ताप में भी क्या आएगी, कमी, क्योंकि ताप का फलन होता है आंतरिक ऊर्जा। तो ताप यह घट गया। अब BC वक्र से हमने इसको दिखाया है रुद्धोष प्रसार को। अब इसमें किया गया कार्य हम याद करेंगे, रुद्धोष प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य, रुद्धोष प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य, इसको हम लेते हैं W2, इसको लिख दिया W2। कार्य कैसे याद करना, PdV समाकलन होगा B2 से B3। आयतन हमारा क्या होगा, B2 से B3 तक बढ़ गया, आयतन में परिवर्तन की लिमिट क्या हुई, B2 से B3। अब इसमें PdV का लिखेंगे, रुद्धोष अवस्था समीकरण होता है, क्योंकि ये सब क्रम हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में। रुद्धोष अवस्था समीकरण से PV की घात गामा बराबर होता है नियम को चाहे हम कर सकते हैं K, यानी P बराबर कर सकते हैं K अपॉन B की घात गामा। तो P की जगह हमने K अपॉन B की घात गामा लिख दिया। W2 बराबर क्या हो गया, समाकलन K अपॉन B की घात गामा dV, लिमिट B2 से B3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहां से हमने मिटा दिया इसको, इसका समाकलन जब करेंगे तो W2 बराबर क्या आएगा, A कांस्टेंट है बाहर हो गया, समाकलन लिमिट B2 से B3 और P की घात को करेंगे माइनस गामा और dV। अब इसका समाकलन जब करेंगे तो K B की घात माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, लिमिट हो गई B2 से B3। K इसको बाहर लिख दो, माइनस गामा प्लस 1 को कांस्टेंट बाहर, लिमिट देंगे B3 की घात माइनस गामा प्लस 1, फिर माइनस B2 की घात माइनस गामा प्लस 1। लिमिट होती है हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट। W2 बराबर हो गया, K को वापस अंदर ले जाओ, K B3 की घात माइनस गामा प्लस 1 माइनस K B2 की घात माइनस गामा प्लस 1। अब इसको समीकरण नंबर लिख दो 2।
अब इसमें k को जो अपने नीचे अननोन है, पता नहीं क्या कांस्टेंट है, a का मान पता नहीं है, इसलिए k को रिप्लेस करेंगे। एक और अवस्था समीकरण होता है ताप के रूप में। ताप के रूप में भी एक अवस्था समीकरण होता है किसका, उद्भव उष्मा का ही। जैसे ये T और V के रूप में लिखा, PV की घात गामा बराबर नहीं है, TV की घात भी TV की घात गामा -1 भी क्या होता है, नियत होता है। या k जो है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R के रूप में या इसके रूप में PV के रूप में लिख सकते हैं। इसको PV के रूप में कैसे लिखेंगे, k की जगह वापस क्या लिख दो, C वक्र की C अवस्था B अवस्था में दो की अवस्था है, यहाँ पर परिवर्तन होता है। C अवस्था में P3 V3 की घात गामा और B अवस्था में P2 V2 की घात गामा और बराबर क्या है, एक माना हमने P की घात गामा को नियत को। C अवस्था में आयतन क्या है, P3 V3 और B अवस्था में P2 V2। के की जगह वापस चल तो ये मान लीजिए W2 बराबर माइनस गामा प्लस 1, के की जगह यहाँ ये वाला मान लिख दिया, P3 V3 की घात गामा इंटू V3 की घात माइनस गामा प्लस 1, फिर माइनस इस के की जगह ये वाला मान लिख दो, P2 V2 की घात गामा इंटू V2 की घात माइनस गामा प्लस 1। क्या मान बचा देखो, W2 बराबर माइनस गामा प्लस 1, P3 और P3 की घात कितनी रह गई, प्लस की गामा माइनस की गामा कैंसिल हो जाएगी, एक घात रहेगी। ऐसे यहाँ पे P2 V2 रहेगी। इसको लिखिए समीकरण नंबर 3। क्योंकि आदर्श गैस अवस्था समीकरण से PV बराबर क्या होगा, RT। P2 V2 बराबर क्या लिखेंगे, RT1, क्योंकि V2 वाली अवस्था में ताप कितना, T1, यहाँ से ताप T1 है। फिर इसके बाद यहाँ जाके ताप क्या हो जाएगा, T2। P3 V3 उल्टा कितना हो जाएगा, RT2, क्योंकि V3 वाली पोजीशन में ताप घट के क्या हो गया, T2 हो गया। समीकरण 3 में ये मान रखेंगे, W2 बराबर हो गया 1 माइनस गामा प्लस 1, P3 V3 की जगह लिख दिया हमने RT2 और P2 V2 की जगह RT1। W2 बराबर क्या आ गया, 1 माइनस गामा प्लस 1, R को कांस्टेंट को बाहर लिख लो और T2 माइनस T1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। एक तो कार्य आ गया W1, एक कार्य हो गया W2। अब थर्ड चरण की बात करेंगे अपन। दो चरण हो गए, दो स्टेप हो गए, एक समतापीय प्रसार हो गया, एक उद्दोष प्रसार हो गया, तो दोनों तरह के प्रसार हो गए। अब वापस अपने को उत्क्रमणी प्रोसेस फॉलो करना है, इसलिए वापस विपरीत क्रम में संपन्न कराएंगे। थर्ड चरण में समतापीय संपीड़न कराएंगे। क्या करना है, समतापीय संपीड़न। संपीड़न मतलब दोबारा से आयतन को बढ़ाना है और दाब को बढ़ाना है। तो थर्ड चरण में क्या करेंगे, हम उस कार्यकारी पदार्थ सिलेंडर को उठाकर कहाँ रख देंगे, सिंक पे रख देंगे। कहाँ रख देंगे, सिंक पर। और इस पिस्टन को धीरे धीरे जितना दबाओ, दबाने से धीरे धीरे दबाने से क्या होगा, समतापीय संपीड़न होगा। धीरे धीरे दबाने से क्या होगा, समतापीय संपीड़न होगा। और उस दौरान ताप क्या होना चाहिए, नियत। क्योंकि सी अवस्था यानी सेकेंड प्रक्रम के लास्ट में ताप क्या होगा, T2। इस पूरे समतापीय संपीड़न में ताप क्या बना रहना चाहिए, T2। तो मान लीजिए आयतन घट के क्या हो गया, P4। तो यहाँ इस वक्त से हम इसको दिखा रहे हैं परिवर्तन को। D अवस्था हो गई है, आयतन हो गया P4, सॉरी दाब हो गया P4 और आयतन क्या हो गया, B4। ये B4 हो गया और ये T4। इस दौरान ताप क्या रहेगा, T2 नियत रहेगा। क्योंकि कैसा प्रसार, कैसा संपीड़न है, समतापीय। तो समतापीय संपीड़न के दौरान ताप T2 क्या रखना है, नियत रखना है। तो आयतन घट गया हो गया V4, इधर तुलना में घट गया नहीं, देखो ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन है,
दाब बढ़ गया, P3 से P4 हो गया। तो ये परिवर्तन हमने दिखाया वक्र CD से। इसमें किया कितना हो जाएगा, तो समतापीय संपीड़न में निकाय द्वारा किया गया कार्य, इसको हम लिखते हैं W3 से। तो W3 कार्य जो है उसको पूरा निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 जो W1 है उसको देख के लिख सकते हैं। इसी तरह से होगा, उसमें V1 से V2 हुआ था परिवर्तन, इसमें V3 से V4 हुआ। 2.303 NR ताप क्या है यहाँ पे T2, इसमें T1 ताप का समतापीय प्रसार में इसमें ताप क्या रहेगा भैया T2 लिख दिया, log 10 बेस और आयतन वहाँ V1 से V2 हुआ था, यहाँ V3 से V4 हुआ है, क्या जाएगा V4 अपॉन V3। इसको समीकरण नंबर 5। तो ये हमारे पास तृतीय चरण का कार्य आ गया W3। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है, रुद्धोष्म संपीड़न। क्या करना है, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म का मतलब बिना ऊष्मा लिए संपीड़न करना है, और अब इतना संपीड़न करना है कि प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाए, यानी प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक ताप मूल अवस्था में आ जाए निकाय, जहां से हमने स्टार्ट किया प्रोसेस को उसी अवस्था में वापस ले जाना चाहिए। तो इसको सिंक से उठा के कहाँ रख दो, चालक स्टैंड में रख दो, और इतना दबाव तेजी से कि प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाए, यानी कि दाब T1 हो जाए, आयतन V1 हो जाए, ताप T1 हो जाए। ये पूरा प्रोसेस हो गया। वक्र को हमने DA से दिखा दिया, प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो गई, दाब T4 से T1 हो गया, आयतन T4 से T1 हो गया, ताप T1 हो गया T2 से। तो प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो गई, चक्रीय प्रक्रम है, क्रमिक प्रोसेस फॉलो करना है। चौथे प्रक्रम में किया गया कार्य, यानी कि रुद्धोष्म संपीड़न में किया गया कार्य, इसको भी हम W2 की तरह लिख सकते हैं। वहां आयतन ताप क्या हुआ था, T1 से T2 हुआ था। जो सेकंड चरण में हमने कार्य लिखा W2, उसमें ताप T1 से T2 हुआ था, और अब क्या हुआ T2 से T1। बात कैसे कैसे रहेगा, उल्टा हो जाएगा, R अपॉन माइनस गामा प्लस 1 T1 माइनस T2। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 6। चारों स्टेप्स हमारे हो गए। पहला समतापीय प्रसार, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा समतापीय संपीड़न, और चौथा रुद्धोष्म संपीड़न। चारों कार्यों को मिला के अब अपने को कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य चारों प्रोसेस में, चारों कार्यों को करना हमको जोड़ना है। चक्रीय प्रक्रम या कार्य चक्र, इसको अपन कह रहे हैं में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य W हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। चारों कार्यों को मान इसमें W बराबर क्या है, W बराबर देखो W का मान क्या है 2.303 nRT1 log 10 बेस V2 अपॉन V1 प्लस W2 का मान क्या है R अपॉन माइनस गामा प्लस 1 T2 माइनस T1 प्लस W3 का मान क्या है 2.303 nRT2 log 10 बेस V4 अपॉन V3 और W4 का मान क्या है R अपॉन माइनस गामा प्लस 1 T1 माइनस T। चारों मान हमने लिख दिए W1 W2 प्लस W3 प्लस W4। अब देखो इसमें से क्या क्या कट गया, क्या बच गया,
तो ये सेकंड और फोर्थ टर्म जो है वो देखो r1 माइनस गामा प्लस 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा t2 माइनस t1, यहाँ t1 माइनस t2। अब t2 इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। ऐसे t1 माइनस पर प्लस का कैंसिल हो गया। ये सेकंड और फोर्थ टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब क्या बचा हमारे पास मिलता है w बराबर 2.303 nr t1 log 10 base v2 upon v1। उधर से क्या बचा प्लस 2.303 nr t2 log 10 base v4 upon v3। इसको हम समीकरण में लिखते हैं 7। तो समीकरण 7 हमारे पास आ गया। इसको अपन यहाँ से चारों स्टेप्स हो गए, बता सकते हैं हम यहाँ से हम बता दिए। अब तो देखो उस वक्र को देखिए, उस वक्र के बीसी वक्र पर जो दोष वक्र है, दोष वक्र बीसी पर बी व सी बिंदु स्थित है। दोष वक्र है बीसी हमारा, इस सी तक हमने क्या किया, दोष प्रसार किया है। तो बी और सी बिंदु इसी पर है, तो दोष अवस्था समीकरण होता है टीवी घात गामा बराबर बी। तो इसको बी बिंदु पे लगाएंगे, तो बी बिंदु पे काम क्या है t1, आयतन क्या है v2 की घात गामा इक्वल टू सी बिंदु पे काम क्या है v2 और आयतन क्या है v3 की भी घात गामा माइनस 1 होता है v3 घात गामा माइनस 1। यहाँ से t1 अपॉन t2 इक्वल कितना हो गया, t2 इधर ले आओ, v3 अपॉन v2 की घात गामा माइनस 1। ये समीकरण नंबर हो गया 8। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 8 हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन नंबर कौन सा डी है, दोष वक्र दिए पर बी व ए बिंदु स्थित है। इसके लिए भी वही दोष अवस्था समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो डी बिंदु पे ताप क्या है t2, आयतन क्या है v4 की घात गामा माइनस 1 बराबर ए बिंदु पे ताप क्या है t1, आयतन क्या है v1 की घात गामा माइनस 1। यहाँ से t1 अपॉन t2 निकालो, t2 बदल ले जाओ, t1 अपॉन t2 इक्वल टू कितना आया, t2 को यहाँ लिया है, ये इधर आ गया v4 अपॉन v1 की घात गामा माइनस 1। समीकरण नंबर हो गया 9। अब समीकरण 9 के बाद देखो समीकरण 8 और 9 की तुलना करें। समीकरण 8 और 9 से ये भी t1 अपॉन t2 बराबर है, ये भी t1 अपॉन t2 बराबर है, दोनों को बराबर करेंगे क्या आएगा v3 अपॉन v2 की घात गामा माइनस 1 इक्वल टू v4 अपॉन v1 की घात गामा माइनस 1। अब चूंकि घातांक जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग घात इक्वल है दोनों की, घात इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे दोनों में, यानी इससे लिख सकते हैं अपन v3 अपॉन v2 इक्वल टू v4 अपॉन v1, या v3 बदल ले जाओ v1 बदल ले जाओ, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू v4 अपॉन v3। तो यहाँ लिया है, यहाँ लिया है। अब ये मान समीकरण 7 में रखो, समीकरण 7 में मान रखने पर 7 में अगर रख दिया w बराबर क्या हो गया देखो 2.303 nr t1 log 10 base v2 upon v1 ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे कि प्लस 2.303 nr t2 log 10 base और v4 upon v3 ने कर सकते हैं अपन
V1 अपॉन V2। अब इसमें दोनों टर्म में देखो, यहाँ V2 अपॉन V1 है, यहाँ V1 अपॉन V2 है, तो इसको भी अपन उल्टा करके लिख सकते हैं या माइनस में लगा दें। लॉग की प्रॉपर्टी में माइनस कॉमन ले लें तो यह माइनस हो जाएगा, ये उल्टा लिख सकते हैं इसको। तो W बराबर हो गया 2.303 nRT1 log 10 base V2 अपॉन SFT से, और यहाँ माइनस करके 2.303 nRT2 log 10 base, ये भी क्या हो गया V2 अपॉन V1। बेटा कर दिया हमने, इसको माइनस लगा दिया, ये कुल कार्य हो गया हमारे पास, यानी ऊष्मा इंजन में चक्रीय प्रक्रम के दौरान टोटल चारों स्टेप्स को मिलाकर कुल दिया गया कार्य समीकरण 10 से प्राप्त। ठीक है।